नमस्कार दोस्तों। जिस वक्त का आपको इंतज़ार था एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी है वो आ गई है। भारत सरकार ने इसकी वैकेंसी निकाल दी है, लेकिन इस बात का अफसोस है कि बहुत कम वैकेंसी निकाली गई इस बार। तो हम इस बार जो है एमटीएस का पूरा नोटिफिकेशन को हम डिटेल में कवर करेंगे। किस तरीके का इस बार नोटिफिकेशन आया है, किस तरीके की जो वैकेंसी है इस बार आई हैं, हम इसको पूरा कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। इस बार पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे, क्या फ़ीस लगने वाली है, क्या इस बार प्रोसीजर है और किस तरीके का जो है वो इसमें सिलेबस होने वाला है, या कुछ बदलाव हुए हैं पिछली बार से या फिर नहीं हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछली बार से ही एमटीएस में बहुत पहले 2 पेपर होते थे, जो कि है टीयर 1 एंड टीयर 2। पहला जो होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता था और दूसरा जो है वो है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है, अगली बार से इसको चेंज कर दिया गया है। मतलब कि इसको केवल अब एक एमटीएस का केवल एक ही पेपर होगा। तो यहाँ पर एसएससी ने जो वैकेंसी निकाली इस बार बहुत कम निकाली है, जिससे जनता की नाराज़ है। लेकिन कोई बात नहीं, अब चलते हैं इसका सिलेबस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, मतलब कि एमटीएस जिसे कहते हैं, उसने वैकेंसी जो निकाली है इस बार बहुत कम वैकेंसी निकाली है दोस्तों, बहुत कम वैकेंसी निकाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एमटीएस की जो डेट है स्टार्ट है 30/6/2023, मतलब 30/6/2023 से 21/7/2023 तक इसकी जो है हम ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका भर सकते हैं। दूसरी बात डिस्कस करते हैं कि लास्ट डेट एंड टाइम क्या है इसका। तो यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया है 21/7/2023 है दोस्तों। कितना है? 21/7/2023, मतलब कि ये जुलाई के 7वें महीने तक इसको भरा जाना है। इसकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का आप बिल्कुल इंतज़ार ना करें, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक लोड होता है वेबसाइट पे। बहुत सारा ट्रैफिक होने के कारण जो है सर्वर लोड नहीं ले पाता और आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा। इसलिए लास्ट डेट का बिल्कुल इंतज़ार ना करें, बिल्कुल आज या कल आपका फॉर्म भरना आप स्टार्ट कर दें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल तैयारी रखें। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में ये था। यहाँ पे दिया है कि लास्ट डेट फॉर टाइम द ऑफलाइन फ़ी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो दोस्तों ये है 22/7/2023, मतलब कि जो ऑफलाइन पेमेंट करना है वो उसकी ये है। और जो जनरेट करना है चालान, जैसे कि आपको चालान जनरेट करना है तो उसकी 23/7/2023 है। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान के थ्रू अगर आपको पेमेंट करना है तो उसकी लास्ट डेट ये है। और यहाँ पर जो विंडो रहेगा, मतलब कि जो विंडो जो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन रहेगा वो रहेगा दोस्तों 26/7, यहाँ पे दिखा गया है ये 26/7/2023 से लेकर 28/7/2023 तक दोस्तों ये ओपन रहेगा। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसको पूरा में नहीं बताया गया है। यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है दोस्तों वो सितंबर में है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो सितंबर में है। अब चलिए बात करते हैं और आगे की बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी निकाली है, जो कि एक मेन मुद्दा है आज के जनरेशन के लिए, आज के स्टूडेंट के लिए, जो कि इसका सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि इस एग्ज़ामिनेशन एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। उनके मन में ये बहुत बड़ा इस बार डर है कि केवल इतनी ही वैकेंसी, मतलब कि 1198 वैकेंसी आई हैं दोस्तों, लगभग 1200 वैकेंसी आई हैं। और हवलदार इन सीबीआईसी और सीबीएन के लिए जो वैकेंसी आई दोस्तों वो केवल 360 वैकेंसी आई हैं। तो ये टोटल इतनी सी वैकेंसी जो हैं आप देख सकते हैं, इतनी सी वैकेंसी आई हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही बुरी बात है। अब पता नहीं मोदी सरकार का क्या होगा। चलिए बात कर लेते हैं, आगे की बात करते हैं जो इसमें दिखाया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में दोस्तों। एज लिमिट जो है 1/8/2023 से इस बार कैलकुलेट की गई है। 1/8/2023 मतलब कि 1/8/2023 मतलब अगस्त के महीने से कैलकुलेट की गई है। यहाँ पर जो एज है वो 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, एक तो है 18 से 25 और दूसरा है 18 से 27। यानी कि 18 से 25 साल के कैंडिडेट इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? फॉर द एमटीएस एंड हवलदार इन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मतलब सीवीएन, मतलब डिपार्टमेंट एमटीएस और हवलदार में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में अप्लाई कर सकते हैं। कितने? 18 से 25 साल के कैंडिडेट ही केवल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी एज लिमिट जो दी हुई है 2/8/1998 से, एक मतलब कि जो उनका जन्म 2/8/1998 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/8/2005 के बाद नहीं होना चाहिए।
मतलब समझ में आ रहा है, मतलब इन दोनों डेट के बीच में उनका जन्म होना चाहिए अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में अप्लाई करते हैं तो जो विद्यार्थी अभी 17 साल के या 26 साल के हो चुके हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 28 से 27 साल के युवा इस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि हवलदार के लिए इन CBIC और न्यू पोस्ट जो है MTS के लिए उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कौन कौन सी युवा जो कि 28 से 27 साल के हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनका जन्म 2/8/1996 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/8/2005 के बाद उनका जन्म नहीं होना चाहिए। ये पूरी जो डेट है इसमें फ़िक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और ये जो डेट है आपके 10th के मार्कशीट के बेस पे आपको कैलकुलेट की जाएगी। अब बात करते हैं आपको एज का रिलैक्सेशन इसमें किस किस को मिलेगा, किस किस को नहीं मिलता है। इस बार जो एज का रिलैक्शन है हर बारी ST/SC के लिए 5 साल का एज का रिलैक्शन है, 5 साल का एज का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। यहाँ पे OBC के लिए 3 साल की छूट दी गई है आयु। वहीं यदि PWBD मतलब कि जो अपंग अपाहिज होते हैं लेकिन जो अनरिजर्व है उनको 10 साल की छूट दी गई है। जबकि जो अपंग होते हैं OBC में हैं उनको 13 साल की छूट दी गई है। जबकि जो अपंग वगैरह होते हैं उनको ST/SC के लिए 15 साल की छूट दी गई। और जो एक्स सर्विस मैन है उनको 3 साल की छूट यहाँ पे दी गई। तो यदि आप इनसे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इस आयु में छूट मिलने वाली है। तो कुल मिला के बात करें कि SSC ने 18 से 25 और 18 से 27 साल के बीच में ही युवाओं की एज होनी चाहिए। यदि आपकी एज चली गई तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ बर्थ फील्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जाम सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन फॉर डिटरमिनिंग द एज एंड नो subsequent request for change will be considered or granted and mismatch of date of birth will be ground for the rejection of candidature। मतलब कि यहाँ पे साफ कहा गया है कि डेट ऑफ बर्थ जो कैंडिडेट भरेंगे यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में वो की 10th की मार्कशीट पे और सेकेंडरी मार्कशीट पे बेसिस पे होगा। मतलब कि जो 10th की आपकी मार्कशीट है 10th की जो मार्कशीट होती है और जो 12th की मार्कशीट होती है उसकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसके बेसिस पे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ को माना जाएगा। मतलब कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 10th और 12th की मार्कशीट के बेसिस पे माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन की और मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। ये सब तो कॉपी पेस्ट है दोस्तों, हर बार ये कॉपी पेस्टेड आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो कि 1/8/2023 से इसको एजेंटियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कैलकुलेट किया गया है। कैंडिडेट मस्ट हैव मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और बिफोर कट ऑफ डेट 1/8/2023। मतलब कि जो डेट लिखी है कि 1/8/2023 से पहले आपने 10th पास किया होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास 1/8/2023 से पहले कोई भी मार्कशीट नहीं है या फिर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए, मतलब कि आपको 10th पास होना ज़रूरी है 1/8/2023 से पहले इस डेट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे अप्लाई करने हैं दोस्तों, इस पे आते हैं हाउ टू अप्लाई। इसके लिए आपको http://ssc.nic की वेबसाइट पर जाना है अप्लाई करने के लिए। चलिए और पढ़ लेते हैं। इन द online application form the candidate are required to upload the scanned colored copy photo size photograph पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको इसमें अपलोड करना है जो कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसकी जो साइज़ लिमिट दी गई है 20 KB to 50 KB के बीच में ही होना चाहिए। इमेज डायमेंशन जो दिया है इस फोटोग्राफ का लगभग 3.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और बात करें ऑर्डर डेट जो है इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर डेट 5/3/2020 ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर शांतनु कुमार, मतलब जो कि इसमें मैटर हो गया होगा जो भी उस डेट के अकॉर्डिंग बताया गया है। द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस फ्रॉम द एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ पे
ये भी लिखा है कि द फोटोग्राफ शुड बी विथआउट केप एंड स्पेक्टेकल, द फ्रंट व्यू ऑफ द फेस शुड बी क्लियरली विजिबल। मतलब कि यहाँ पे सीधे सीधे लिखा गया है कि जो आपको फ़ोटो जो आप अपलोड करोगे, कैंडिडेट की जो फ़ोटो होगी दोस्तों, जो कैंडिडेट की जो फ़ोटो होगी वो जो नोटिफिकेशन निकला है, मतलब कि नोटिफिकेशन निकला है 30/6/2023, उससे कितनी साल, मतलब उससे 3 महीने पुरानी नहीं होना चाहिए, वरना आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उससे 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। और आपने कोई भी स्पेक्टेकल नहीं पहनना है, कोई भी कैप नहीं पहनना है जब आप फ़ोटोग्राफ खिंचवाओ तो। द फ्रंट व्यू ऑफ द फेस शुड बी क्लियरली विजिबल होना चाहिए, मतलब आपका फेस जो है क्लियरली विजिबल होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो लास्ट डेट है और जो टाइम है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इस 21/7/2023 है। मतलब कि आपका जो लास्ट डेट है इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने की वो है 21/7/2023। कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि अपने इंटरेस्ट से इसको फॉर्म को भरें और लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। इस पर साफ साफ लिखा गया है, क्योंकि डिस्कनेक्शन हो सकता है, हैवी लोड हो जाता है वेबसाइट पे क्लोजिंग डेट के दौरान, और क्या हो सकता है लॉगिन फेल हो सकता है यदि और आपका फॉर्म नहीं भरेगा और साइट ओपन नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है 100 रुपये रखी गई है OBC और जनरल के लिए। SC, इस पर सीधे से लिखा SC ST पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, मतलब जो अपंग और अपाहिज हैं या फिर एक्स सर्विस मैन हैं, उनके लिए रिजर्वेशन है, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। मतलब कि ST SC रिजर्वेशन वालों को और एक्स सर्विस मैन है जो पहले से कर्मचारी, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। अब बात करते हैं कि इस फ़ीस को हम पे कर सकते हैं भीम UPI से, नेट बैंकिंग से, रुपए क्रेडिट से, मैस्ट्रो मास्टर कार्ड से, वीज़ा से, SBI ब्रांच से भी कर सकते हैं, ऑफलाइन चालान को जनरेट करके, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ। डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे लिखी गई है, कैंडिडेट जो फ़ीस पे नहीं कर सकते हैं, मतलब जिनको फ़ीस करना है, OBC और जनरल की UR की बात करें तो उनका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो इनकम्प्लीट दिखाया जाएगा, इसलिए आप एप्लीकेशन को फ़ीस के साथ ही सबमिट करें। आपका एप्लीकेशन है अदरवाइज़ रिजेक्ट कर दिया जाएगा यदि उनको फ़ीस शो नहीं होती है, इसलिए फ़ीस का जो स्टेटस है अपने लॉगिन में जाके आप फ़ीस का स्टेटस को वेरीफाई एक बार कर लें। विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, मतलब यदि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत, मतलब आपने कुछ गलत फॉर्म भर दिया है, फिर आपने जब प्रिंट निकालने के बाद देखा कि यार मैंने गलत भर दिया है, तो आप उसको करेक्ट करा सकते हैं 26/7/2023 से 28/7/2023 तक आप उसको करेक्ट करा सकते हैं। इसके बाद कोई भी डेट को मान्य नहीं होगा, इसके बाद कोई भी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो करेक्शन नहीं माना जाएगा। द कमीशन बिल लेवी द यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज ऑफ, जो आपका करेक्शन का चार्ज है, जो कमीशन आपको 200 रुपये लेगी पर कनेक्शन के, आप देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम करते हैं यदि आप फिर से करेक्शन करते हैं, करेक्शन करने के बाद तो आपको 500 रुपये का चार्ज लगेगा। यहाँ पे सीधे सीधे लिखा गया है, तो आप ऐसी गलती ना करें कि आपको 200 और 500 का चार्ज भरना हो। आप एक बार एप्लीकेशन को देख लें, उसके बाद ही सबमिट करें। चलिए अब पढ़ते हैं मेन मुद्दे पे। यहाँ पे सेंटर्स की बात कर लेते हैं कि जो इस बार कौन कौन से सेंटर रखे गए हैं दोस्तों। इस बार कई सारे सेंटर को बढ़ा दिया गया है, आप देख सकते हैं। सारे स्टेट्स में UITs में, UTs में, यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट में जो है यहाँ पर कई सारे सेंटर हैं, आप देख सकते हैं। सेंट्रल रीजन के ये है, ये सारे सेंटर्स हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये सारे सेंटर्स हैं। ईस्टर्न रीजन के ये कर्नाटक रीजन के सेंटर्स हैं। यहाँ पे ये मध्य प्रदेश रीजन के सेंटर्स हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के सेंटर हैं, नॉर्थ रीजन के सेंटर हैं, नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन है, साउथर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन है। यहाँ पे सीधे से लिखा है नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ सेंटर विल बी कंसिडर्ड लेटर अंडर एनी सर्कमस्टेंस। इसलिए आप सोच समझ से इन सेंटर को भरें। यदि एक बार आपका ये सेंटर चेंज हो जाते हैं फिर इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। चलिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और वो भी इस बार एक ही एग्जामिनेशन होगा। जी हाँ, SSC ने कहा है MTS के लिए अब केवल एक ही सिंगल बेस्ड एग्ज़ाम होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा दोस्तों।
एक ही एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पे केवल एक ही एग्ज़ाम होने वाला है। एसएससी के लिए केवल एक ही एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा केवल हवलदार की पोस्ट के लिए। याद रखें, हवलदार की पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट होगा केवल हवलदार की पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं किसी भी स्टेट में। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इस बार कंडक्ट कराया जाएगा हिंदी इंग्लिश के साथ 3 अन्य भाषाओं में भी इसको कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें है असम सी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। यहाँ पे ये एनेक्चर 15 में ये शो किया गया है, आप देख सकते हैं। मतलब कि इसको अन्य भाषाओं में भी इस बार पेपर आएगा, आप देख सकते हैं। उनके पेपर्स के लैंग्वेज के कोड भी वहाँ पे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम की स्कीम के बारे में कि ये किस तरीके से एग्ज़ाम होगा। ये मेन बात है सुनने की दोस्तों। इस बात को ज़रूर सुनिएगा और इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो एग्ज़ामिनेशन की जो बात है ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। तो यहाँ पे ये 2 सेशन में होने वाला है। यहाँ पे लिखा है सेशन 1 और सेशन 2 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट इस बार किया जाएगा। तो 2 सेशन में जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, जो पहला सेशन है इसमें न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी है, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क्स का रहेगा। मतलब हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है इसमें रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये भी 20 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क्स का रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर 45 मिनट दिए गए हैं पहले सेशन के लिए। मतलब ये 2 सेशन में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। पहले सेशन में आपका मैथ और रीजनिंग है, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, केवल इसको क्वालिफाई करना है। जबकि दूसरे सेशन के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, तो आपको दूसरा सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप पहला सेशन क्वालिफाई करेंगे तभी आपका दूसरा सेशन जो है एलिजिबल माना जाएगा। तो जो अब दूसरा सेशन है जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश यहाँ पे दी गई है, जिसमें 25 क्वेश्चन के लिए 75 मिनट दिए गए हैं। 25 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 75 मिनट दिए गए हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स है, यहाँ पे 45 मिनट दिए गए हैं। मतलब दोनों में टाइम बराबर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराया जाएगा वो 2 सेशन में कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे लिखा है सेशन 1 सेशन 2 सेम डे पे ही होगा। मतलब एक ही दिन में दोनों सेशन होने वाले हैं वहाँ पे। और सेशन इन दोनों सेशन को कंप्लीट करना मैंडेटरी है। यदि आपने दूसरा सेशन कंप्लीट नहीं किया, एक भी सेशन आपने मिस कर दिया, तो आपका जो कैंडिडेट है, मतलब कैंडिडेचर है, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब आप योग्य नहीं रहोगे इस परीक्षा के। ठीक है, जो कैंडिडेट को 45 मिनट यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, आप पहला सेशन कंप्लीट करते हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका दूसरा सेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इमीडिएटली आपका दूसरा सेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 45 मिनट का रहेगा। अब चलिए और इम्पोर्टेंट बात इसमें डिस्कस कर लेते हैं, जो कि 13 लैंग्वेज में होगा। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहले सेशन में यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और सेशन सेकंड में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि 1/3 कितनी रहेगी यहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन आंसर। सॉरी, यहाँ पे 1 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मतलब 1 नंबर आपके काटे जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलते हैं। यदि आपने गलत की दिया तो उसके 2 नंबर ही मिलेंगे। यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है। मतलब कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 मार्किंग यहाँ पर की गई है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स काटा जाएगा सेकेंड सेशन में। मतलब पहले सेशन में आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको जो पहला सेशन है वो क्वालिफाइंग नेचर, मतलब आपको वो पास करना है, तभी आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। मार्क स्कोर बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इस कंडक्ट इन मल्टीपल शिफ्ट तो नॉर्मलाइज किया जाएगा। मतलब कि यदि आपका जो एग्ज़ाम है मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाता है MTS का, तो उसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो आपका जो एग्ज़ाम है, आपके जो मार्क्स है वो नॉर्मलाइज किए जाएंगे। आपके मार्क्स अगर शिफ्ट कठिन होती है तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। यदि मार्क्स शिफ्ट सरल होती है तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि दिखा गया है 100 रुपये इसकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है। यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस किया गया है। प्रीवियस ईयर जैसे ये
इसका सिलेबस है वही LCM SCF बोर्ड मार्क्स के रूल, परसेंटेज, टाइम, डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, यही सब। रीजनिंग एबिलिटी भी पिछले जैसी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ ली, आप ये रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात कर लेते हैं। CBI हवलदार के लिए जो फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा वो होगा 1600 मीटर आपको क्या करना है, चलना है 15 मिनट में मेल के लिए, और जबकि 1 किलोमीटर चलना है 20 मिनट में फीमेल के लिए। यहाँ पे ये दिखा गया है, ये हाइट जो है मेल के लिए हवलदार के लिए 157.5 रखी गई है, चेस्ट 81 रखा गया है, फुली एक्सपेंडेड होना चाहिए, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे होना चाहिए। फीमेल के लिए जो हाइट है 152 रखी गई, 48 वेट यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे चेस्ट फीमेल के लिए नहीं रखी जाती है। चलिए अब इसमें इम्पोर्टेंट डिस्कस करने की कोई बात ही नहीं थी। चलिए तो इस प्रकार ये था फुल नोटिफिकेशन SSC MTS का। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आपने ये जो है फॉर्म भर दिया होगा। चलिए इसमें बात कर रहे थे कि इसमें सिलेक्शन आपका कैसे होगा, मतलब जो आपका पेपर होगा उसमें सिलेक्शन जो होगा वो होगा इस बेसिस पे कि रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो है फॉर द पोस्ट ऑफ MTS विल कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 के बेसिस पे बनेगी। मतलब कि जो आपका MTS का सेशन 1 और सेशन 2 होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पे होगा। परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन विल बी एवेल्यूएट फर्स्ट, मतलब कि यदि जैसा आप सेशन 1 में परफॉर्म करेंगे सबसे पहले उसको कैलकुलेट किया जाएगा, और परफॉर्मेंस इन सेकंड विल बी एवेल्यूएट ओनली इफ़ द कैंडिडेट क्वालिफाई इन सेशन 1। मतलब यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि यदि आपको सेशन सेकंड को अच्छे परफॉर्म करना है तो आपको सेकंड फर्स्ट को अच्छे से क्वालिफाई करना होगा। यदि आप सेशन फर्स्ट में फेल हो जाते हैं तो आप सेकंड सेशन के लिए एलिजिबल ही नहीं है, मतलब कि आपका कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको फर्स्ट सेशन अनिवार्य है क्वालिफाई करना, उसके बेसिस पे ही सबसे पहले मेरिट लिस्ट बनेगी सेशन 1 के बेसिस पे, और जो परफॉर्मेंस करोगे सेकंड सेशन पे उसको इवोल्यूट किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं सेशन 1 में तथा सेकंड सेशन में अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में ये हैं, मतलब कि जो क्वालिफाइंग मिनिमम UR के लिए 30%, OBC 25, ये अदर कैटेगरीज के लिए 20%। मतलब कि यहाँ पे तो ये दिया गया है लेकिन ये मेरिट के आधार पर इनका क्वालिफाइंग नेचर होता है। यहाँ पे सीधे सीधे लिखा गया है रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की होगी, फिजिकल टेस्ट होगा। यहाँ पे लिखा है कि फॉर द पोस्ट ऑफ MTS देयर विल बी सेपरेट कैटेगरी के वाइज स्टेट वाइज कट ऑफ निकाला जाएगा इन सेशन सेकंड। मतलब कि जो आपके मेरिट लिस्ट बनेगी वो सेशन सेकंड के बेसिस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। सेकंड सेशन के बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी, स्टेट वाइज ही बनेगी। यहाँ पे दिया गया एज द वैकेंसी फॉर द MTS इन द ग्रुप 28 से 25 साल और 28 से 27 साल, 2 ग्रुप में MTS की वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। द कमीशन में फिक्स कर सकता है एज ग्रुप वाइज भी फिक्स कर सकता है, मतलब कि जो वैकेंसी है जो भी उनका मेरिट लिस्ट बनेगी कैटेगरी वाइज फिक्स कर सकता है या स्टेट वाइज फिक्स कर सकता है, ये उसके ऊपर है। MTS की पोस्ट के लिए कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन सेकेंड 2 ऑफ CBE, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के सेकेंड पेपर के बेसिस पे ही उसका जो है, वैसे ही बता चुका हूँ मैं कि परफॉर्मेंस के हिसाब से उसकी मेरिट लिस्ट इस बार बनने वाली है। और जो हवलदार की, और अब हवलदार की बात करें तो हवलदार की पोस्ट के लिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 1:5 में, मतलब कि जितनी वैकेंसी हैं उसके 5 गुना लोगों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पेपर हवलदार की पोस्ट के लिए। मतलब कि 1100, मतलब 360 वैकेंसी है हवलदार की, तो उसका 5 गुना लोगों को यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे ये टेस्ट दिया गया है, ये तो आपको पता ही है। अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अगर फेल हो जाता है हवलदार की फिजिकल टेस्ट में तो उसको अलग पोस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा MTS के लिए। तो दोस्तों ये था कुछ MTS के बारे में, नोटिफिकेशन के फुली बारे में। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि यदि सबके सेम मार्क्स आ जाते हैं, डिस्प्यूट की कंडीशन बनती है तो उनको इस बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो जनरल एविडेंस में सेकंड सेशन में मार्क्स आए उसके बेसिस पे, फर्स्ट सेशन के बेसिस पे, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ पे, फिर उनके नेम के बेसिस पे, इस प्रकार से ये सब कुछ दिया गया है। तो दोस्तों ये था MTS के बारे में कुछ। ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिए। हमने आगे इसके फॉर्म को फिल करने की वीडियो बनाई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।